तो तीसरी क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूं। जोक में आपको आज अलग अलग राज्यों की सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बिहार का सुनाता हूं। बिहार के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही सच्चे लोग होते हैं। सच्चे और अच्छे दोनों क्वालिटी आती है उनके अंदर। एक बार एक बिहारी से उसके लेक्चरर ने क्वेश्चन पूछा, बोले भाई बताओ, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद में? तो बिहारी ने उत्तर दिया, बोले भाई साहब, मोहब्बत जो है ना वो शादी के बाद ही करनी चाहिए, लेकिन बस पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो एक मैं हरियाणा का सुना देता हूँ आपको। हरियाणा का जो है, हरियाणा के जो लोग होते हैं वो, कई लोग तो ऐसे कहते हैं भाई भारत की जो आत्मा है ना वो हरियाणा के अंदर निवास करती है। बस हरियाणा वाले जो लोग होते हैं उनमें एक ही कमी होती है, वो बच्चों को बहुत कूटते हैं। एक बार क्या था, पप्पू जो था हरियाणा का ही था, तो उसके पिताजी ने उसको बहुत ज्यादा कूट दिया, भयंकर कुटाई कर दी। तो पप्पू नाराज हो गया और अपने पिताजी से बोला धमकी देते हुए, बोले पिताजी आपने यदि मेरे को पीटना बंद नहीं किया ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उसके पिताजी ने उसको वापस फटकार दिया, बोले सुन पप्पू, तो आत्महत्या मत करना, नहीं मैं तेरे को जान से मार दूंगा। चलो तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी रिपीट कर लेते हैं पिछली क्लास की। देखो एक थ्योरी की बात तो ये थी कि किसी भी बंद आकृति के आंतरिक कोणों का जो योग था वो कितना था? आंतरिक कोणों का योग था भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई। ये बात हुई थी अपनी। जैसे मान लो किसी बंद आकृति में 12 भुजाएं हो, 12 भुजा, तो उसका आंतरिक कोण योग कितना होगा? 10 पाई, यानी भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई। मान लो उसमें 7 भुजाएं हो आकृति में तो 5 पाई, 11 भुजाएं हो तो 9 पाई। इस तरीके से तो ये आंतरिक कोण योग इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो एक बार ऐसे ज्ञात होता है जैसे 12 भुजाओं के लिए 10 पाई, पाई का मतलब आप समझते हैं 10 गुणा 180, ऐसे करके ये हो जाता है 1800 डिग्री ऐसे। तो इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं, यानी जितनी भुजाएं होंगी उससे 2 कम पाई। जैसे अपनी बात हुई थी, जैसे त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का कोणों का योग, 3 भुजाएं होती है तो 3 से 2 कम यानी 1 पाई। 1 पाई का मतलब 180 डिग्री। ऐसे जैसे चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज में 4 से 2 कम यानी 2 पाई। 2 पाई का मतलब 180 180 360। तो ये बात थी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था पिछली क्लास में, दूसरी क्लास में, आज तीसरी है, कि यदि किसी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग आपको दिया हुआ हो तो आप उसमें भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो आंतरिक कोण योग 720 डिग्री हो अंदर अंदर का, तो अपन इसमें भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका तरीका है कि आप इसको पाई बना लो, यानी 180 का भाग दे दो। 180 का भाग दोगे तो 18 चौके 75 यानी 4 पाई। तो 4 पाई तो भीतर, भीतरी कोण योग हो गया 4 पाई, तो प्लस 2 पाई बाहर। तो ऐसे करके कितना हो गया? 4 2 6 भुजा, 6 भुजाएं इस तरीके से होंगी। यानी जितना भी आंतरिक कोण योग होगा ना उसमें पहले 180 का भाग देकर के पाई पता करना पड़ेगा, भाई कितना पाई है, उसके हिसाब से उतना पाई भीतर और 2 पाई हमेशा ही बाहर होता है। तो इस तरीके से भुजाएं हो जाएंगी 4 और 2 6। जैसे एक और कर लेते हैं। जैसे मान लो आंतरिक कोण योग हो 900 डिग्री, 900 डिग्री, तो आप 180 का भाग दे लो तो कितना हो जाएगा? 5 5 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगी कितनी भुजाएं? 7 भुजाएं ऐसे।
तो ये बात अपनी जो क्लास थी लास्ट उसके अंदर ये हो गई थी। इसके अलावा सेकंड जो क्लास थी उसमें अपन ने एक चीज और सीखी थी। मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि यदि बहिष्कोण 1 यूनिट हो तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो ये किस तरीके से थी, तो आप देखो अपन ने एक क्वेश्चन किया था। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, एक समबाहुभुज का प्रत्येक भी त्रिकोण उसके बाह्य कोण का 5 गुना था, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो B3 और बाहरी, तो इसका अनुपात बनाएंगे। तो भीतर का जो कोण है बाहर वाले से 5 गुना, यानी यदि 1 है ना तो ये कितना है 5 है। तो भुजाओं की संख्या के लिए बात हुई थी अपनी क्या, बाहर भीतर की दुगनी। यानी यदि ये 1 यूनिट हो ना, यहाँ पर 1 यूनिट, तो भुजाओं की संख्या होगी बाहर भीतर की दुगनी। 5 और 1 6 दूनी 12 भुजाएं, इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। तो ये अपनी बात हुई थी इसके अंदर। तो अब इसी क्रम में अपन आगे की क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे एक तो देखो आप, ये 31वां क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गए थे, 31वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोण योग 1440 वाली बंद आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो कोण योग 1440 हो तो बंद आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि आपको कुछ ऐसे समबाहुभुज हैं जिनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करके और उनको मौखिक कर लेना चाहिए। यानी उसमें जितनी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है उससे आपको 3 गुना करनी चाहिए। क्योंकि जिन बहुभुजों की भुजाएं होती है 5 6 8 9 10 और 12, इतनी इतनी भुजाओं वाले जो समबाहुभुज होते हैं ना, उनसे संबंधित जो मैटर होता है वो 90% आता है एग्जाम में। अन्य भुजाएं जैसे 7 भुजा 11 भुजा 17 भुजा, उनका मैटर आपका 10% ही आता है। तो आपको ये जो 90% आता है उसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन देखा आपने और उसका उत्तर जीके की तरह दे सको। जैसे मान लो आपको ऐसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई, जीके का सवाल पूछे कोई कि भाई जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे दिल्ली। यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 1 ही सेकंड लगता है आपको। तो यदि आप इनको भी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इनमें भी आपको क्वेश्चन दिखते ही आपको उत्तर ध्यान में आ जाएगा। सॉल्यूशन का जो तरीका है वो आपके पास में रहेगा, लेकिन आपको उसको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा क्यों करना चाहिए। आप कहोगे साहब ये तो एक तरह से रट्टालोजी हो गई। क्या आपने, जैसे ये क्वेश्चन आया 1440 था तो भुजाओं की संख्या कितनी, तो आप में से कई लोग इसका उत्तर दे देंगे कि 10 भुजाएं होंगी इसके अंदर, यानी बिना सॉल्यूशन के उत्तर दे दिया 10 भुजाएं। तो कोई ऐसे कह सकता है साहब ये तो रटना हो गया। तो देखो रटना नहीं हुआ, ये सीखना हुआ है। मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब अपना ये टारगेट है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, ये टारगेट है, तो अपने को कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब करना ही पड़ेगा ना इसके लिए। इसके लिए देखो एक बात ये करनी पड़ेगी कि जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो बराबर टाइम में नहीं हो सकता। ये सारे के सारे टाइम क्वेश्चन ऐसे नहीं कि भाई पहला भी 40 सेकंड में, दूसरा भी 40 सेकंड में, तीसरा भी 40 सेकंड में, ऐसा नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन कम टाइम लेता है और कोई क्वेश्चन एवरेज से ज्यादा टाइम लेता है। तो यदि आप यदि इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक चीज ये करनी पड़ेगी, इन 25 क्वेश्चनों में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए जो जीके की तरह सोल्व होने चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा मैटर को अच्छे से समझना पड़ेगा और कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो चीजें करनी पड़ेगी। तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जीके की तरह हो जाएंगे, यानी 2-3 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। कुछ थोड़ा और मैटर ऐड करेंगे उसके हिसाब से 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में ऐसे हो जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन। तो इनमें से जो टाइम बचेगा ना, उस टाइम को आप बचे हुए क्वेश्चनों में दे सकते हो, तो फिर आपका टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। तो देखो ये 2-3 सेकंड वाला काम करने के लिए मैं कह रहा था इन भुजाओं के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम यह है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा 2-3 बार, तो आप में से कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये जरूरी है, इससे फायदा होता है। तो जो फायदे का काम है वो अपन जरूर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, तो आप इसको थोड़ा आप लोग बता देंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं BBIT याद करता हूँ, आप थोड़ा तेजी से बताने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे समझ लो कि मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपको बताना है। आप कमेंट करते जाएंगे। जैसे मान लो 5 भुजाएं हो तो भाई इसकोण कितना होगा, 360 में 5 का भाग दें तो भाई इसकोण कितना आएगा बताओ, 75 आएगा।
इस कोण बेहतर आ गया तो अंत कोण 108, और 108 वाले इसमें 5 कोण बनेंगे तो आप गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 यानी 540। 6 भुजाओं के लिए बताओ, 6 भुजाएं होंगी तो 360 में 6 का भाग दिया तो 22 कोण 60 का, अंत कोण कितना 120 का, और 120 वाले 6 कोण बनेंगे तो 12 6 72 720 डिग्री। 8 भुजाओं के लिए बताओ, 8 भुजाएं होंगी तो 360 में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देते 22 कोण 45 का। भाई देखो मैं इसको थोड़ा ज्यादा स्पीड में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ये समझा दिया, तो आप लोग उसी स्पीड में बताएंगे तो फिर इसमें आपको फायदा होने वाला। एक ये 45 का आ गया तो अंत कोण 135 का, 135 वाले 8 बनेंगे तो 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40 का, 0 हासिल की 4, 13 अंटे 104 4 108 1080। 9 भुजाओं के लिए बताओ, 360 में 9 का भाग दिया तो 22 कोण 40 का, अंत कोण 140 का, 140 वाले 9 कोण 14 9 में 126 0 1260 ऐसे। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे। 10 भुजाओं के लिए आप ध्यान में रखो, देखिए मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं 10 भुजाओं के लिए। हाँ 10 भुजाओं के लिए बता दो आप सारा मैटर इसमें। भुजा 10, इस कोण कितना 36, अंत कोण 144, 144 वाले 10 बनेंगे तो 1440। 12 भुजाओं के लिए बताओ, 12 भुजाएं होंगी तो इस कोण कितना 30 का, अंत कोण 150 का, ठीक है। और 150 वाले 12 कोण तो 0 12 पंजे 60 का, 0 हासिल की 6, 12 एकम 12 और 6 1800। इस तरीके से तो ऐसे ऐसे अपन ज्ञात कर देंगे, लेकिन ये कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मान लो मैंने ये प्रैक्टिस करवाई और मैं आपको वापस इसी को स्टार्ट कर दूं अभी, तो कई सारे स्टूडेंट इसमें बोरियत महसूस करेंगे। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आप इसको क्लास नहीं समझे, ये अपनी आपस की बातचीत है, तो मैं आपको आपके हित की बात बताता हूँ, इसको आप फिर से रिपीट करना। 6 पॉइंट, 5 भुजा 6 भुजा 8 भुजा 9 भुजा 12 भुजा और 10 भुजा, इनको आप फिर से रिपीट करना, फिर से रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट कर देंगे तो ये मौखिक हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप जैसे ऐसा क्वेश्चन देखेंगे 1440 कोण योग वाली आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है तो आपको याद आ जाएगा 10। किसी ने मान लो आपको ऐसे कह दिया कि साहब एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण जो है, एक आंतरिक कोण 144 का है, तो आप भुजाओं की संख्या बता देंगे तुरंत 10। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, रटना नहीं पड़ता, 2-3 बार आप निकाल लेंगे ऐसे हो जाएगा। कोई कहे कि आंतरिक कोण जो है वो 140 का है, आपको तुरंत याद आ जाएगा भुजाओं की संख्या होगी 9, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, हालांकि अपने पास तरीका तो है ही है। मान लीजिए एक ऐसी गुंजाइश अपन रखें कि भाई ऐसे अचानक से याद नहीं आ रहा किसी को 9, तो कोई बात नहीं, अपन बीबीआईटी से इसको सोल्व कर लेंगे, तरीका है अपने पास में। लेकिन जब आप तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, और यदि आपको जीके की तरह करना है तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप देखो, अब आप एक चीज और कहेंगे इसके अंदर कि साहब ये तो थोड़े थोड़े ऐसे लग रहा है कि आप तो ऐसे रटने की बात कर रहे हो, है ना। तो ये बात रटने की है नहीं। क्या होता है कि जो कंपटीशन की जो एग्जाम होती है के अंदर स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा धोखा होता है। क्या धोखा होता है, जैसे मान लो 10वीं क्लास की परीक्षा लगती है, उसमें 27 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और 3.5 घंटे का टाइम, ठीक है। और यदि आप कंपटीशन की एग्जाम देते हैं तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी मैथ के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं और आपको करवाई जाते हैं 25 क्वेश्चन, और ये कठिन कठिन भी होते हैं। और ये बोर्ड की परीक्षा होती है ना 10वीं क्लास वाली, उसके अंदर सरल सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है। और यदि कोई मान लो उसको गलत भी करके आ जाए ना 10वीं क्लास की एग्जाम के अंदर, कोई गलत करके आ गई क्वेश्चन, ऐसे घसीट मार के आ गया, तो उसमें तरीके का नंबर और दे देते हैं, ठीक है। कई बार जो एग्जामिनर होता है ना कॉपी चेक करने वाला, तो शाम के टाइम पर ठराल लगा करके कॉपी चेक कर देता, तो वो कुछ का कुछ ही 2-2 जगह नंबर देता है। लेकिन इसमें आपको पूरी सावधानी से क्वेश्चन करने होते हैं, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो दांव पेच एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यदि आप इसको लेक्चर समझते हो तो आप मेरे केवल तरीकों की बात कर लो, आप तरीकों से मैं काफी स्पीड करवा दूंगा आपकी। लेकिन यदि अपन इसको एक ऐसी बात समझेंगे भाई, अपन हित की बात समझे, अंदर की बात, तो फिर बात यही है कि अपने को कुछ और एक्स्ट्रा ऐसे तरीके लगाने पड़ेंगे जिससे क्वेश्चन मौखिक हो जाए, 2-2 सेकंड में हो जाए।
तो अपन फिर ये जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चनों की बात है ना, उसके लिए फिर अपन ऐसे भी लिखने लग जाएंगे भाई 13 मिनट में 25 क्वेश्चन। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यदि अपन थोड़ा सा इस चीज को एक्सेप्ट करें तो, नहीं तो फिर जो जो लिखा वो तो उससे भी हो जाएगा, तरीकों से भी। अभी अपन आगे चलते हैं। कोण योग 1440 वाली बंद आकृति में भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो अब अपन तरीके से करते हैं भाई। याद आ जाए किसी को कि 10 होगी तो बात ही खत्म है ना, लेकिन याद नहीं आ रहा तो अंदर का कोण योग है 1440, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको पाई बना लेते हैं, यानी 180 का इसमें भाग लगा देते हैं। 18 अंटे 144 यानी 8 पाई तो भीतर। ठीक है, भीतर का कोण योग है ना, आंतरिक कोण योग है, प्लस 2 पाई बाहर। तो कितना हुआ, 8 और 2 10 भुजाएं इसकी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप तरीके से करो तो ऐसे कर लो। तो इसमें तो आपको सिर्फ टिक लगाना था 2 सेकंड, इसमें आपको 5 7 10 सेकंड तक लग जाएगा। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड का टाइम तो होता ही है उस तरीके से। अभी आप देखो, किसी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग 720 है, भुजाओं की संख्या कैसे बताओगे? तो आपके सामने दो तरीके हैं। कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। तो आपने रट्टाफिकेशन से आंसर दे दिया 6 भुजाएं, बिल्कुल सही है। तो या फिर आप पाई बना लो, इसका 180 का भाग दे दो, कितना हो जाए 18 चौके 72, 4 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, कितना हो गई भुजाएं? 6 भुजाएं इसमें हो जाएंगी। ऐसे करके आप कर सकते हो, तो आपको जो सूटेबल लगे उस तरीके से। लेकिन अब आपको एक चीज का कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई आपको कितना भी आंतरिक कोण योग दे दिया जाए तो आप भुजाओं की संख्या बता सकते हो, उसमें 180 का भाग दे लोगे तो आप भुजाएं उसमें, चाहे आपको संख्या चाहे कितनी भी दे दी जाए, ये आंतरिक कोण योग है ना, ये इसकी जगह चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी संख्या बदल दो चाहे से, आप इसका उत्तर बता दोगे। लेकिन बात ऐसी नहीं है, कोई भी संख्या नहीं दे सकते यहाँ पर। क्वेश्चन बनाने की भी एक इसके अंदर एक तरीका होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। यदि उससे हट करके क्वेश्चन बन जाए ना तो वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। जैसे देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो क्वेश्चन लिखो आप एक, देखो ये जो क्वेश्चन है वो मैं जानबूझ के गलत लिखा रहा हूं जिससे आपको इसकी थ्योरी क्लियर हो सके। लिखो, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण योग 1000 डिग्री है, 1000 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। 1000 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या बताओ। अब मैंने संख्या चेंज कर दी मनमर्जी, लेकिन इसमें मनमर्जी नहीं चलती मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि फिर प्रश्न ही सही होना चाहिए, तभी उसका उत्तर सही आ सकता है। तो अब आप देखो इसमें क्या करोगे, कितनी भुजाएं हुई, तो आप इसमें 180 का भाग देने की कोशिश करोगे, तो भाग इसमें नहीं जा रहा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, उत्तर गलत है। तो भाई उत्तर गलत नहीं है, प्रश्न ही गलत है। इसके लिए फिर थ्योरी होनी चाहिए कि जो किसी भी बंद आकृति का जो आंतरिक कोण योग है के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम यही होता है कि आंतरिक कोण योग के अंदर पाई का भाग पूरा पूरा जाना जरूरी होता है। यदि पाई का या 180 का भाग नहीं जाए ना उसमें, तो फिर वो आकृति बनेगी नहीं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एक चीज, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग होकर के समझना। जैसे 3 भुजाओं वाली आकृति होती है त्रिभुज, उसका आंतरिक कोण योग होता है 180। 4 भुजाओं वाले के लिए 360, 5 भुजाओं वाले के लिए 540, 6 भुजाओं वाले के लिए 720, 7 भुजाओं वाले के लिए 900, इस तरीके से होता है। 8 भुजाओं वाले के लिए होता है 1080। तो ये जो संख्याएं आ रही ना, ये इनमें सब में 180 का भाग जा रहा है, 180 का पहाड़ा है एक तरह से ये, है ना, इनमें 180 का भाग जाएगा ही जाएगा। यदि अपन कोई संख्या ऐसी ले लें, 1000 ले लें, वो 180 के पहाड़े में आई नहीं रही, उसके लिए कोई भुजा मतलब कोई आकृति बनेगी नहीं। भाई जैसे 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाओं में 540 है, 6 भुजाओं में 120, यानी 180 का इसमें वृद्धि हो गई। यदि आप 540 की जगह 600 करोगे ना, तो वो ऐसी कोई आकृति संभव ही नहीं होगी। तो आप एक लाइन लिखो, इसमें थ्योरी क्या है वो लिखो, किसी भी बंद आकृति के
आंतरिक कोण योग में, किसी भी बंद आकृति के आंतरिक कोण योग में पाई अर्थात 180 का भाग जाना, 180 का भाग जाना अनिवार्य है, 180 का भाग जाना अनिवार्य है, अन्यथा आकृति निर्माण संभव नहीं होगा, यानी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो इस तरीके से, तो अब आप अगला जो सवाल है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। बताओ आप, निम्न में से कौन सा किसी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग नहीं हो सकता, ये आप बताओ। इनमें से कौन सा किसी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग नहीं हो सकता? तो इसमें वो तो हो सकता है जिसमें 180 का भाग जा रहा हो, वो नहीं हो सकता जिसमें 180 का पाई का भाग ही नहीं जा रहा हो। तो कौन सा नहीं हो सकता? 1000 नहीं हो सकता, 1000 में पाई का भाग नहीं जा रहा, और इनमें पाई का सबका भाग जा रहा सब में, तो ये आकृतियां बनेगी। जैसे 900 डिग्री में पाई का भाग 180 का भाग देंगे, 5 बार चला गया, तो अपन ऐसे कहेंगे 5 पाई भीतर और 2 पाई बाहर, कितनी बुझाई होगी? 7 बुझाई होगी, इस तरीके से। तो ये आपका उत्तर हो गया। के बाद में देखो अपन आगे चलते हैं, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं पिछली थ्योरी के आधार पर। एक समभुज का प्रत्येक भी त्रिकोण बाह्य कोण से दुगना है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो देखो कितनी बुझाई होंगी? 6 बुझाई हो जाएंगी। यानी आप इसको डायरेक्ट बताने की स्थिति में आ सकते हो यदि आप तरीके को छोटा करोगे। यदि आपने किसी इतने बड़े सवाल को शॉर्ट करके इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, तो अब ये इतना भी हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है। यदि इतना कर लिया तो मौखिक हो सकता है, लेकिन यदि उसमें स्टेप बचे हुए है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3, तो वो कभी भी मौखिक नहीं हो सकता। तो आप में से कई लोगों ने इसका डायरेक्ट ही आंसर दे दिया, तो ये ऐसा ही आपको करना है, लेकिन मैं आपको फिर तरीके से बताता हूं। एक समभुज का प्रत्येक भी त्रिकोण बाह्य कोण का दुगना है, यानी भीतरी और ये बाहरी। तो क्या बोला था इसने कि भीतर का कोण बाहर वाले का दुगना है, यानी ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? बाहर भीतर की दुगनी, यानी 2 और 1 3 दूनी 6 भुजाएं होंगी, इस तरीके से ऐसे। तो आपका उत्तर ऐसे आ जाएगा। लेकिन ऐसे आप लिख के करोगे तो फिर भी आपको 8 सेकंड तो लगी रहे ना। यदि आप यहाँ पर ही देख पाते, इसको डायरेक्ट देख पाते ना, भाई बाह्य कोण का दुगना है भीतरी कोण, एक तो वो होगा बाहरी कोण और 2 होगा भीतरी कोण, दोनों का दुगना कितना? 1 और 2 3 दूनी 6 भुजाएं होंगी, इस तरीके से। अभी आप देखो अगला क्वेश्चन, वह माप कौन सी है जो किसी समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकती? तो अपन ने देखो पिछली क्लास के अंदर बहिष्कोण के बारे में पढ़ा था, भाई बहिष्कोण कौन सा नहीं हो सकता। तो उसका एक क्वेश्चन मैं क्रम छोड़ करके अगला जो क्वेश्चन है उसके आधार पे आप मेरे को बता दो, कोण 30 36 45 50 में से एक कोण किसी समभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? तो इसके लिए थ्योरी थी बहिष्कोण के लिए, क्या थ्योरी थी कि उसका भाग 360 में पूरा पूरा जाना चाहिए। किसका? बहिष्कोण का। बहिष्कोण का भाग यदि 360 में पूरा पूरा चला जाएगा तो आकृति बन जाएगी, नहीं तो आकृति नहीं बनेगी। तो अभी आप बताओ कौन सा होगा? 30 तो होगा, 36 भी होगा, 45 भी होगा, 50 नहीं होगा, क्योंकि इसका भाग 360 में नहीं जाता। यानी इस सवाल का उत्तर हो गया चौथा। लेकिन वो सवाल किसके लिए था? अंतःकोण के लिए था। तो देखिए उसको कैसे करना वो बताओ। आंतरिक कोण कौन सा नहीं हो सकता? तो देखो आंतरिक कोण के लिए डायरेक्ट तो कोई नियम था नहीं, अपने को ज्ञात करना था कैसे? बहिष्कोण के हिसाब से। तो बहिष्कोण के हिसाब से बता दो फिर आप कैसे होगा ये। भाई इसका आंतरिक कोण इतना हो तो बहिष्कोण तो कितना हो? 30 हो, इसका हो 72, आंतरिक कोण 144 हो तो बहिष्कोण 36 हो, और 105 हो तो 180 में से 105 अंतःकोण हो तो बहिष्कोण हो 75। तो आप बताओ कौन सा इसमें बहिष्कोण हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? तो बहिष्कोण ये तो हो सकता है, 360 में भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भाग नहीं जा रहा, तो ये बहिष्कोण नहीं हो सकता 75। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका भाग 360 में नहीं जा रहा। तो जब ये बहिष्कोण नहीं हो सकता तो फिर ये अंतःकोण नहीं हो सकता, यानी आपका उत्तर ये है 105।
अगला क्वेश्चन देखो आप ये, यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल 14 समकोण हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो देखो एक समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो 14 समकोण, 14 समकोण का मतलब 7 पाई हो गया, है ना भाई। दो समकोणों का 180 हो जाएगा ना, पाई बन जाएगा, दो समकोणों का 1 पाई, 14 समकोणों का 7 पाई। तो अपन ऐसे करेंगे 7 पाई तो भीतर और 2 पाई बाहर, तो भुजाएं कितनी हुई फिर? 7 और 2 9 भुजाएं होंगी इस तरीके से, 9 भुजा होगी। तो आप या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट समझ जाए 14 समकोण का मतलब 7 पाई, समझ जाए ना, 2 समकोण से 1 पाई तो 14 समकोण से 7 पाई। यदि डायरेक्ट समझ जाए तो ऐसे कर ले, नहीं तो फिर आप ऐसे करें 14 गुणा एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 14 9 में 126 0 1260 अंत्यकोण, इसका आप 180 का भाग दे ले तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया क्या? तो ये 7 पाई तो भीतर, 7 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो कितना हो गया फिर? 9 भुजाएं हो जाएंगी इस तरीके से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दें या फिर आप ऐसे कर दें, ये मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहेगा। अगला अपन ने कर लिया तो 36वां, इससे अगला बताओ। अब देखो इसको मौखिक कोण बताएगा, जैसे एक बार तो मैं कंप्लीट कर देता हूं। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण योग बाह्य कोण से 5 गुना है, यानी आंतरिक और ये बाहरी, तो ये 1 है तो ये क्या है? 5, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी, यानी 5 और 1 6 दूनी 12 भुजाएं होंगी इसमें, 12 भुजा ऐसे। लेकिन इसमें 6-7 सेकंड तो लग ही गए ना, अपन चाहते हैं 1-2 सेकंड में हो, तो आप यहीं पे अंदाज लगा लो कि भाई आंतरिक कोण 5 गुना, यानी 5 तो आंतरिक कोण है, बहिष्कोण भी 1 तो गए ना, तो 1 बहिष्कोण 5 अंतःकोण, 1 और 5 6 दूनी 12 भुजा, तो आप मौखिक इसको कर सकते हैं। इसको बताओ, देखिए अगले को, 12 भुजाओं में की बंद आकृति का एक समबाहुभुज के कोणों का योग, तो 12 भुजा है तो 2 कंपाई कितना? भुजाओं की संख्या से 2 कंपाई होता ना आंतरिक कोण योग, तो 12 भुजाओं के लिए कितना हो जाएगा? 10 पाई, 10 पाई, 10 पाई का मतलब 10 गुणा 180, तो कितना हो जाएगा? 1800 डिग्री, ऐसे इस तरीके 1800 डिग्री। उसके बाद में देखो आप 8 भुजाओं वाले कोण योग बताओ, तो 8 भुजाओं के लिए कितना हो जाएगा? 6 पाई, 6 गुणा 180, 18 चाहिए 180 1080, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, आपको ये 6 पाई इसके अंदर लिखना बंद करना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे आप, कैसे? ये लिखते हो तो आपको 8 सेकंड लगेंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे? 8 सेकंड भी बचाना चाहते हैं तो आप ऐसे करो, 8 भुजाओं वाले के लिए आंतरिक कोण योग कितना पाई? 6 पाई, तो 6 फिर पाई का मतलब 180 लिखो डायरेक्ट, क्योंकि लिखने में टाइम लगता तो ही ना, 18 चाहिए 180, तो इस तरीके से, तो आपके 2 सेकंड इसके ये लिखने के बच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1080। अब आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा, यार 2-2 सेकंड कैसे बचा रहा हूँ, लेकिन 2-2 सेकंड ऐसे ऐसे बचाते जाएंगे ना आप, तो मैं मेरी तरफ से आपको परफेक्ट सिखा दूंगा। यदि मैं आपको 12-13 मिनट में पेपर करना सिखाऊंगा, तब आप 15 मिनट में करना सीखेंगे, ठीक है ना भाई। टीचर में स्टूडेंट में इतना तो फर्क पड़ता ही है ना, उस हिसाब से, तो इसके लिए मैं आपको अल्ट्रा फास्ट तरीका सिखाऊंगा। कई जगह मैं इसके अंदर अति भी करूंगा, कई सारे स्टूडेंट को लगेगा यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आंसर निकाल दिया। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप 108 है तो भुजाएं कितनी? तो यदि आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई होती ना, तो आप अभी भुजाओं की संख्या डायरेक्ट बता दें, कितनी भुजाएं होंगी? 5 हो जाएंगी इस तरीके से। तो आप में से कई लोगों को 5 उत्तर आ गया बिना सॉल्यूशन के, और यदि सॉल्यूशन करना है तो आपके पास तरीका दिया हुआ है, BBIT। 108 का अंत्यकोण, 72 का बहिष्कोण, 360 में 72 का भाग दे लो, कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 5 भुजाएं हो जाएंगी। कोण योग कितना? 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 540, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपकी? 5, तो आपका उत्तर हो गया ये। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। 6 भुजाएं हो जाएंगी, डायरेक्ट बताओगे तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा।
एक बहिष्कोण, दो अंतःकोण, एक और दो, तीन दूनी 6 भुजाएं, आंतरिक और बाहरी। फिर मैं कंप्लीट भी कर देता हूँ, ये एक माना तो ये दो माना, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, बाहर भीतर की दुगनी, एक और दो, तीन दूनी 6 भुजाएं। इस तरीके से वैसे लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और बोलने में टाइम कम लगता है, तो मौखिक बताएंगे तो जो लिखने वाला जो टाइम है वो और बच जाएगा आपका। अगला देखो, एक बंद आकृति के आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 3 अनुपात 1 है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। 8 भुजाएं होगी, 1 और 3 4 दूनी 8 भुजाएं। इस तरीके से कौन सा उत्तर हुआ, ये हो जाएगा इससे। उसके बाद में देखो आप, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर कि मैंने ये जो तरीका बताया था वो तरीका तो आपको बता दिया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं इसका जो बेसिक है वो थोड़ा सा आपको आगे चल के बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब मैं इसका बेसिक बताऊंगा, तो आप इस बेसिक को थोड़ा धैर्य के हिसाब से, धैर्य के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ऐसे बता रहा था, ये नियम लिखा है मैंने, तो एक यदि बहिष्कोण 1 यूनिट हो तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। यानी भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी तो होगी, लेकिन इसमें एक शर्त लगी हुई है। क्या शर्त, कि बहिष्कोण का मान 1 यूनिट होना चाहिए। मतलब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जब अपन आंतरिक और बाहरी कोण का अनुपात बनाए ना, तो यदि यहाँ पर एक आ जाए ना, एक आए यहाँ पर चाहे कितना आए, चाहे 7 आए, ठीक है, यहाँ पर एक आए, यहाँ पर चाहे 11 आ जाए, यहाँ पर एक आए, यहाँ पर चाहे 5 आ जाए, कितना आ जाए इधर तो, लेकिन शर्त क्या है कि बहिष्कोण का मान कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। अनुपात का ही मतलब यूनिट होता है इस तरीके से, तो ये यूनिट है, ऐसे अनुपात भी आप समझे। तो यदि यहाँ पर 1 होगा ना, तभी भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। यानी 5 और 1 6 दूनी 12 भुजाएं इसमें, 11 और 1 12 दूनी 24 भुजाएं इसमें, 8 दूनी 16 भुजाएं होंगी, भुजाएं दुगनी। लेकिन कब, जब बहिष्कोण का मान 1 यूनिट हो। यानी यहाँ पर यदि 1 आएगा ना, तब ये तरीका लगेगा। तो जब आप थोड़ा सा गहराई से इसके ऊपर सोचेंगे ना, आप ऐसे कहेंगे कि जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो टीचिंग है। क्या है, टीचिंग, लेकिन आपको इसमें टीचिंग नहीं लग करके ये चीटिंग लगेगी, थोड़ा ज्यादा सोचेंगे। लेकिन ये वाकई में चीटिंग नहीं है, क्योंकि मैं इसको तरीके को कंप्लीट बताऊंगा आपको, ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जिससे आपको नुकसान हो। थोड़ी देर आपको चीटिंग लगेगी और उसके बाद में आपको वापस टीचिंग लगने लग जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये था मेरा कि निगेटिविटी इसमें ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 11 आ गया, अब ये तरीका नहीं लगेगा। यहाँ पर 17 आ गया और यहाँ पर 19 आ गया, तो भी ये तरीका नहीं लगेगा। यानी तरीका केवल ये जो ऊपर बताया ना, वो तो केवल तभी लगेगा जब कितना हो, 1 यूनिट हो। और यदि 1 यूनिट नहीं हो, यहाँ पर 1 नहीं हो, तो वह ये नहीं लगेगा। तो आप फिर ऐसे सोचेंगे कि साहब एक बात बताओ, केवल 1 1 के लिए तो हो जाएगा उत्तर, 2 आ गया यहाँ पर तो नहीं होगा, 3 के लिए नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 1500 कुछ भी आ जाएगा, तो फिर तो होगा ही नहीं। तो आपने बताया क्या, अधूरा तरीका बता दिया। तो भाई अधूरा बता दिया और आपको ये चीटिंग लगेगी, लेकिन ये चीटिंग नहीं है। मैं इसको समझाता हूँ, तो आपको वापस ये टीचिंग की बात आ जाएगी, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अपन भाई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 1 के लिए तो हो जाएगा, लेकिन 2 के लिए, 17 के लिए, 3 के लिए, 8 के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। तो मैंने इसका ये जो तरीका है वो जानबूझ करके ऐसा बताया है। ये जो नियम लिखा है ना मैंने, इसके जैसा एक नियम यहाँ पर और बनेगा, उसके बाद ये तरीका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो तरीका है ना, यहाँ पर जो नियम बनने वाला है, उसको स्टूडेंट ही बनाए। क्या होता है कि जैसे एनसीईआरटी का जो तरीका है, सरकारी तरीका, वो एक खराब तरीका है ना, इसमें चीजें सही तरीके से समझाई नहीं जाती, नेचुरल तरीका नहीं है। यदि आप कोई भी चीज नेचुरल तरीके से समझते हो ना, तो कुछ बातें जैसे आपने समझ ली, तो आगे की बातें आपको अपने आप ही समझ में आ जाती हैं। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, यहाँ पर मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ, और ये जो नियम है, एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट होगा ना, उसके भी माइंड में अपने आप बन जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं हो सकता।
यदि कोई स्टूडेंट कमजोर है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो टीचर है वो गधा है, फिर यानी उस टीचर ने उसको सही तरीके से नहीं समझाया, इसलिए स्टूडेंट फिर कमजोर है। तो देखो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। देखो बात यह है कि भुजाओं की संख्या, जैसे मान लो 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भुजाओं तक अपन प्रयोग करके देख लेते हैं। एक तो अपन आंतरिक कोण योग देखते हैं, योग आंतरिक कोण योग। इधर अपन बहिष्कोण का योग लिखते हैं। तो देखो 3 भुजाएं होंगी तो आंतरिक कोण योग कितना पाई होगा? 1 पाई होगा। तो आंतरिक कोण योग हो गया 1 पाई, इसमें 1 पाई हो जाएगा। 4 भुजाओं वाले में 2 पाई, 5 भुजाओं वाले में 3 पाई, 6 भुजाओं वाले में 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इसमें 7 पाई और इसमें 8 पाई। इस तरीके से भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई तो होता है ना, तो 10 भुजाएं हो तो 2 कम पाई 8 पाई, इस तरीके से। तो आंतरिक कोण योग तो ये हो गया। बहिष्कोण योग, तो बहिष्कोण योग तो किसी भी बंद आकृति के लिए कितना होता है? फिक्स होता है, कितना? 2 पाई होता है। तो इसके लिए भी 2 पाई होगा। 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, ऐसे। तो अब अपन इनका अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात बनाने के लिए देखो पाई तो सब जगह कट ही जाएगा इस तरीके से ना, पाई से तो पाई कट गया। तो ये क्या अनुपात बना इसके अंदर? 1:2 बन गया इसमें, तो 1:2। इसमें पाई से पाई 2 से 2 कट गया, यानी 1:1। इसमें काटोगे तो पाई से पाई कट के 3:2। इसमें 2:1 और इसमें 5:2, 3:1, 7:2। पाई से पाई घट गया, 4:1, ऐसे बन गया। यानी बहिष्कोण का जो मान है ना, के लिए क्वेश्चन जो भी आएगा वो इन अनुपातों के लिए आएगा। तो इसमें से देखो मैंने एक नियम तो आपको लिखा दिया, यदि बहिष्कोण 1 यूनिट हो तब तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 यूनिट होगा ना, ये वाला है ना 1 यूनिट, तब तो आपका उत्तर निकल जाए। 1 यूनिट है, जैसे ये रहा 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट ऐसे, तब तो आपका उत्तर निकल जाएगा। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? बाहर भीतर की दुगनी हो जाएगी। यानी इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी तो बाहर भीतर की दुगनी, 1 1 2 दूनी 4 भुजाएं आ जाएंगी। इसमें 4 भुजा आ जाएगी इस तरीके से। इसमें भी आ जाएगी 2 और 1 3 दूनी 6 भुजा। इसमें 3 और 1 4 दूनी 8 भुजा आ जाएगी। और इसमें 4 1 5 दूनी 10 भुजा आ जाएगी। यानी आधे सवाल तो आपके सोल्व हो जाएंगे। आपको ऐसे लग रहा था ना शुरू में कि भाई 1 यूनिट के लिए हो जाएगा, 2 यूनिट के लिए नहीं होगा, 3 के लिए नहीं होगा, 4 के लिए नहीं होगा, यानी आपने फिर बताया ही क्या? तो मैंने काफी कुछ बताया। 50% मामलों में तो उत्तर निकल जाएगा, 50% में नहीं निकलेगा। तो 50% जो बच गए ना, वो अब स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। भाई थोड़ा सा काम टीचर करेगा, थोड़ा सा स्टूडेंट करेगा, तो उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 3 भुजा आपको निकालनी है, यहाँ पर 5 निकालनी है, यहाँ पे 7 निकालनी है, यहाँ पर 9 निकालनी है। आपको अनुपात ऐसा दिया होगा तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न में यह मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 प्राप्त करना है। तो अब आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका तरीका तो आप यहाँ पर ढूंढ करके गौर से देख करके इसको बताओ, कमेंट करो। आप देखिए कैसे करोगे। यहाँ पर आप 5 भुजा कैसे लिखोगे ये बताओ आप, इस अनुपात को देख करके। इसका तरीका खुद ही बना लो आप। यहाँ पे 7 भुजा कैसे लिखोगे, इस अनुपात के आधार पर 7 कैसे लिखना वो देख लो, और यहाँ पर इस अनुपात के आधार पर 9 कैसे लिखना वो आप ढूंढ लो। तरीका मेरे को बता दो, कैसे लिखोगे बताओ। आप कहोगे साहब सीधा ही लिख देंगे, इसमें तो बाहर भीतर का दुगुना करना पड़ रहा था, इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा 3 और 2 5 भुजा, यानी जोड़ने से ही काम चल रहा है। इसमें 5 और 2 7 भुजा, इसमें 9 भुजा, और इसमें 1 और 2 3 भुजा। यानी ये तो और भी सस्ता पड़ेगा आपको। कहने का मतलब बाहर भीतर का दुगुना करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे जोड़ दो 2 और 1 3 भुजा ऐसे करके। तो ये बात हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पचाने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि भाई इस कोण का मान 1 यूनिट आ जाए और 2 यूनिट आ जाए, इसके अलावा कौन सा आ सकता है? सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी चाहिए। भाई यहाँ पर 2 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2 1 2 1,
आगे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2 1 2, यानी 2 1 के तो अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। आप ये बताओ यहाँ बहिष कोण का मान 17 कब आएगा? 17 तो कभी आ ही नहीं सकता, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पर 1 आएगा या यहाँ पर प्रश्न में 2 आएगा। यदि किसी प्रश्न में ऐसे 17 आ गया ना, तो इसका मतलब प्रश्न ही गलत हो गया इस तरीके से। तो यानी आपको कोई आशंका करने की आवश्यकता ही नहीं है। 50% मामलों में मैंने जो तरीका बताया वो चल जाएगा, बाहर भीतर का दुगना वाला, और 50% मामलों में आपने जो बनाया अभी, ये तरीका आपने बनाया है, वो आपका ये तरीका चल जाएगा। यदि आप नेचुरल तरीके से कोई चीज पढ़ते हो ना, तो इसमें आपको तुरंत से अच्छा तरीका मिल जाता है। तो आप एक लाइन लिखो, फिर लिखो, किसी समबाहुभुज किसी समबाहुभुज के आंतरिक और बहिष्कोण का अनुपात, आंतरिक और बहिष्कोण का अनुपात बनाते समय बहिष्कोण का मान या तो 1 यूनिट आ सकता है, या तो 1 यूनिट आ सकता है, या 2 यूनिट। या तो 1 यूनिट आ सकता है या 2 यूनिट। लिखो तरीका फर्स्ट, यदि बहिष्कोण 1 यूनिट हो, यदि बहिष्कोण 1 यूनिट हो, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। दोबारा से लिखा दिया मैंने आपको, ये नियम पहले भी लिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको दोनों लिखा देता हूं। भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। और तरीका नंबर 2, यदि बहिष्कोण 2 यूनिट हो, यदि बहिष्कोण 2 यूनिट हो, तो भुजाओं की संख्या अनुपात को जोड़ने से प्राप्त होगी। भुजाओं की संख्या अनुपात को जोड़ने से प्राप्त होगी, यानी 2 हो ना तो जोड़ दो, तो इस कोण 2, उत्तर जोड़ते आ जाएगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं, ये आंतरिक और ये बहिष्कोण। भुजाओं की संख्या बताना, 7:2 है, भुजाओं की संख्या बताओ, 9 भुजाएं हो जाएंगी इस तरीके से ना। 5:2 भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 7 भुजाएं। 11:2 13 भुजाएं, इस तरीके से डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो 1 यूनिट होता, तो आंतरिक और बाहरी कोण का अनुपात ऐसे होता 5:1, तो है भाई 1 यूनिट आ गया ना, तो बाहर भीतर का दूना 5 और 1 6 दूनी 12 भुजाएं हो जाएंगी इस तरीके से। तो आपको ऐसा लग रहा है, जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, आप ऐसे कहेंगे यार ये तो बहुत सरल है, लेकिन ये वाकई में बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है ये। लेकिन अपन ने जब तरीका बदला ना इसका, तो उसके बाद में ये सरल हुआ है। यदि आप एनसीईआरटी के तरीके से करते ना, तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता था, आपका पेपर भी सुलटा सकता था। जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, फिर उसके हिसाब से अपन इसका विश्लेषण करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, यदि आंतरिक
शॉर्ट में लिख ले, वह बहिष्कोण का अनुपात, आंतरिक व बहिष्कोण का अनुपात 5:2 हो तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बताओ। ऐसे तो क्वेश्चन छपा हुआ आएगा और आप उत्तर बताओ कितना, भुजाएं कितनी, जल्दी से बता दो। भुजाएं कितनी, तो आप ऐसे कह दोगे 5 और 2 7 भुजाएं, ठीक है ना। ऐसे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इतना तो प्रश्न में छपा हुआ आएगा और आपको क्या करना पड़ा, 5 और 2 7 भुजा। तो आप ऐसे कहेंगे यार वो तो बहुत ही आसान आ गया, बहुत ही सरल आ गया, लेकिन ये बहुत सरल नहीं है, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है यदि आपने एनसीईआरटी के तरीके से कर दिया तो। देखो इसको एनसीईआरटी के तरीके से करके देखते हैं। तो देखो मैं आपको इसको एनसीईआरटी के तरीके से करके बताता हूँ। भाई भुजाओं की संख्या कितनी, 5 और 2 7, एक सेकंड में आ रहा ऐसे तो। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे तो क्या होगा, ये देखो भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात था 5:2 है ना, तो भुजाओं की संख्या आप निकाल रहे थे 7। यदि आप एनसीईआरटी के तरीके से करोगे, ये जो एनसीईआरटी का जो तरीका है ना, उसको मैं कहता हूं गधों का तरीका, ठीक है। ये बहुत ही गंदा तरीका है, इसका कोई अपडेटेशन नहीं है। 1947 में जो चीजें किताब में छप गई वो टीप टीप करके उसको बांच बांच करके रट रहे हैं उसको, है ना। तो इसलिए जो है पूरे के पूरे देश को इन लोगों ने पप्पू बना के छोड़ दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको एनसीईआरटी का तरीका है उसको मैं गधों का तरीका कहता हूँ, और आपको ये सलाह देता हूँ, लिखने योग्य सलाह देता हूँ कि आप ऐसा मत करना। एनसीईआरटी का जो तरीका उससे आप एग्जाम में बचना, अन्यथा यह हालत हो जाएगी आपकी कि आपका पेपर खराब हो जाएगा और आपको दूसरी एग्जाम के लिए साल भर और इंतजार करना पड़ जाएगा यदि आपने एनसीईआरटी का तरीका अपना लिया तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, सलाह आपको यही है कि आप इसको ज्यादा नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन होगा। मान लो ये कोई बंद आकृति थी इस तरीके से, ठीक है, तो इसका आंतरिक और बहिष्कोण का अनुपात 5:2 था, यानी 5x हो, ये कितना था, बहिष्कोण 2x। तो भी अपन एनसीईआरटी लगाते हैं इसमें, तो कितना हो गया, 7x बराबर 180, ऐसे हो गया। तो अपन x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर कितना, 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, है ना। भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन करते हैं ना अपन, चाहे स्टूडेंट कितना ही विद्वान हो, यदि वो टाइम पे निकाल देगा क्वेश्चन तो उसके वो काम आ जाएगा, और नहीं तो स्टूडेंट काम आ जाएगा, है ना, ज्यादा लंबा उसको खींचेगा तो एग्जाम में तो काम आ ही जाएगा ना, इस तरीके से। तो अभी आप देखो कितना भाग दे दो, 7 का 7 दूनी 14, 50 4 40 हो गया, 40 में 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, बचा कितना 5, पॉइंट जीरो लगा दिया, इधर पॉइंट लगा दिया, है ना। 50 में 7 7 49, एक बच गया, जीरो लगा दिया, 10 7 एकम 7, तो x का मान आ गया कितना, 25.71। तो काफी टाइम हो गया लेकिन अभी उत्तर आया नहीं है। अभी बहिष्कोण भी नहीं आया, बहिष्कोण भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो बहिष्कोण निकाल रहे हैं तो 2 से गुणा कर दो, 1 दूनी 2 गुणा 25.71। देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, कोई भी सीख लेना मत इसको, नहीं फिर मेरे बस की बात नहीं है एग्जाम के अंदर, है ना। तो कितना, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14 का 4 असली की 1, 25 दूनी 50 1 51, 51.42, यानी बहिष्कोण हो गया 51.42। तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें, बहिष्कोण आ जाएगा तो 360 में बहिष्कोण का भाग देते ही भुजा आ जाएगी। तो आपको देखो भुजाओं की संख्या का सूत्र लिखा देता हूं, मैं सॉल्यूशन इसमें आपसे करवाना चाहता हूं। भुजाओं की संख्या होगी 360 बटे बहिष्कोण। देखो 360 बटे बहिष्कोण, तो बहिष्कोण का भाग दे दो 51.42 का, ऐसे। तो ये यहां तक का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, तरीका यहां तक ले आया मैं, लेकिन आगे का सॉल्यूशन मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट करे, और इसमें कोई भी स्टूडेंट मोबाइल वाले कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि साहब आपने सरल सरल काम तो आपने कर दिया, कठिन वाला हमारे ऊपर डाल रहे हो आप। देखो मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं सलाह देता हूं कि एनसीईआरटी के तरीके से आप मत करना, लेकिन फिर भी 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई बार थोड़ा सा ऐसे इच्छा दबी हुई रह जाती है कि यार देखें खरीदेंगे, वहां पे देखें मास्टर कितना कौन सा देखने के लिए आएगा क्या पेपर में, तो जब वो एग्जाम में क्वेश्चन कर देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ही उनके पेपर का सुलटारा कर देता है। तो यदि आप यहीं पे कर देंगे इसको, तो आपको इसको अच्छे तरीके से जान पहचान हो जाएगी क्वेश्चन की, तो आप कह देंगे यार इसमें तो
जहर के घड़े में आपको हाथ डालना ही नहीं है, तो आप भाग दो इसमें, तो ये काम आप ही करोगे। देखो ऐसे ऐसे कर लो आप, पॉइंट उठा दो, 2 जीरो लगा दो, और 5142 का पाड़ा बोल करके भाग दे लो इसमें। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, आप में से कई लोग ऐसे लग रहे होंगे 2 से काट रहे होंगे इसको, तो ये बहुत मुश्किलें पैदा करेगा एग्जाम में, ऐसी कोशिश नहीं करें, यहाँ तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं तो इसको कैलकुलेटर से करूंगा, यानी मेरे को भाग देना था 360 में कितने का, 51.42। तो आप ऐसे कहेंगे मेरे को तब आप कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हो, तो देखो भाई आपको सिखा थोड़ी रहा हूं, मैं तो पहले ही क्रॉस लगा चुका। यदि आप इसको काट काट करके 2 से काट काट करके भी भाग देंगे तो आप कर तो लेंगे क्वेश्चन को, तो 4-5 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो आपको 15 ही मिनट मिलते हैं ना। यदि ये क्वेश्चन आपका 5 मिनट भी खींच गया, तो आप कितने क्वेश्चन की मार्कशीट बनवा के ले आओगे वहां से, 3 ही क्वेश्चन होंगे है ना, 3.5 हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो होने के नहीं। कहने का मतलब भयंकर खतरा है, इसलिए इसको करना नहीं है। तो मैं तो अभी कैलकुलेटर से कर देता हूं, देखो देखिए क्या आता है, देखें तो सही इसमें। ये रहा भाई, 360 में भाग देना था ना, आप लोग ट्राई नहीं करें, 51.42 का भाग देना था ना, बस भाग देते तो बुझाएं आ पड़ेंगी आपकी, ये बुझाएं आ गई, कितनी बुझाएं आई, 7.00116883134112 इस तरीके से है ना, करें हम लोग 2022 आपका पक जाएगा इसके अंदर, यदि आपने एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया। तो बुझाओं की संख्या कितनी आई, 7 के लगभग, दशमलव में भी आ गई, तो ये भी एक तरह की गलती है, हालांकि आ गया उत्तर 7। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऐसे था कि थी अनुपात ये था, तो बुझाओं की संख्या बताओ, तो या तो आप ये रामलीला कर सकते हैं पूरी की पूरी, और या आप ऐसे कहते 5 और 2 7 बुझा। तो यदि आप एनसीईआरटी छोड़ देंगे तो इसके अलावा कोई खतरा नहीं है ना, एग्जाम में कोई खतरा नहीं है। लेकिन समस्या ये होती है कि स्टूडेंट पूरी की पूरी जो आदत है उसकी एनसीईआरटी की, उसको छोड़े, टीचर की बात को वो माने, तब तो उसका पेपर बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। तो ये आप सीखना मत है ना, पहली बात हो गई थी, उसको आप सीखने की कोशिश मत करना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि एनसीईआरटी के तरीकों से क्वेश्चन हो तो जाते हैं, और वैसे तो सारे कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी 60% क्वेश्चन दिखाई स्टार्ट कर करा के सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन 40% क्वेश्चनों की रामलीला ऐसी रह जाती है कि वो स्टूडेंट को सुलटाई देंगे। जैसे मान लो ये ऐसे ही है, क्रिकेट के मैदान में जैसे कोई खिलाड़ी है, वो 5 बॉल तो अच्छी अच्छी खेल ले, एक बॉल ऐसी आ गई बाउंसर जो उसका जबड़ा तोड़ जाए, तो ये वो वाली बात है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी का जो तरीका उसको एक्सेप्ट नहीं करें। तो देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, और भी काफी खतरा है इसके अंदर, जो वो मैं एक अनुपात वाला बता रहा था ना, उसमें भी खतरा है। जैसे मान लो कोई आपको कह दे आंतरिक और बाहरी, उसमें तो और भी लंबा चल जाता है क्वेश्चन, ये 1 और ये 6 बुझाओगी संख्या बताओ, देखिए आप, बाहर भीतर की दुगनी कितनी, 4 1 7 दूनी 14 बुझाएं हो गई, आपको कोई जोर नहीं आएगा इस तरीके से। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे ना, भाई ये 6x और ये x, तो 7x बराबर 180, और ये राम कहानी और भी लंबी जाएगी, और इसमें जब बुझाएं आएंगी वो आएंगी 14.13 इस तरीके से, अनलिमिटेड ऐसे करके, भयंकर खतरा है इसमें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने जो इसमें तरीके यूज लिए हैं, मैं तो केवल आपको नमूने के तौर पे ही एनसीईआरटी बता रहा हूँ, बाकी तो मैं इसमें यूज ही नहीं ले रहा, दूसरे तरीके काम में ले रहा हूँ। अन्यथा बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो इसके कैलकुलेशन में उलझ उलझ करके उनकी हालत हो जाती है, कौन सी उनकी हालत हो जाती है, मैंने कोर्स स्टार्ट करते समय बताया था आपको कि यदि एनसीईआरटी के तरीके से कोई स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन करता है ना, तो वो ऐसा हो जाता है ना। और आपको एक चीज और विश्वास नहीं होगा, अपने देश में जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, अनपढ़ों की बात नहीं करता, जितने पढ़े हुए हैं ना, उनमें से 90% ये सॉफ्टवेयर ऐसे हो चुके हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी अलग बात है, भाई दूसरे देशों में बहुत सारों में ऐसा ही हो गया,
तो अपने को पता नहीं चलता। बाकी शिक्षा विभाग जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो लोगों को केवल पप्पू बना रहा है ना। उनको अपनी सैलरी की पड़ी रहती, सैलरी ले लेते हैं और फिर स्टूडेंटों का जो माइंड सेट है उसको बिगाड़ करके पप्पू बना करके उनको छोड़ देते हैं। तो खैर अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। बताओ ये वाला क्वेश्चन 44वां। बताओ एक बंद आकृति में आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 5:2, तो भुजाओं की संख्या कितनी? 5 और 2 7, ऐसे करके। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 1:2, तो बाह्य कोण 2 है ना, 2 यूनिट, तो कितनी होगी भुजाओं की संख्या? 1 और 2 3। इस तरीके से ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाली बंद आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो आप देखो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो इसको विकर्णों की संख्या बताने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इस टॉपिक में 15-16 सूत्र होते हैं वैसे, उनमें से अपने सूत्रों को भी भगा दिया, हटा दिया। लेकिन अब आप लोग ऐसे कहेंगे कि साहब आप ऐसे सूत्रों को हटा दोगे तो सूत्र तो विलुप्त हो जाएंगे डायनासोर की तरह। आप कहोगे साहब आप तो ये तो ज्यादती कर रहे हो एक तरह से सूत्रों के साथ। तो फिर क्या करें? तो एक आध सूत्र लिखा देते हैं, चलो आप लोगों की इच्छा है तो चलो फिर लिख लो, एक सूत्र लिख लो, नोट करो कॉपी में। किसी बंद आकृति में विकर्णों की संख्या, किसी बंद आकृति में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। n बराबर भुजाओं की संख्या, भाई n जो है ना वो यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, तो ऐसे सूत्र आ जाएगा। तो अब जब सूत्र आ गया तो आप सॉल्यूशन कर दो 10 भुजाओं वाली बंद आकृति में। तो बताओ कितना? 10 से 10 में 3 गया तो 7/2। कितने विकर्ण हो जाएंगे इसमें? कितने? 5×7 = 35। तो 35 विकर्ण हो जाएंगे इस तरीके से। कितने हो गए? 35। अगला क्वेश्चन बताओ, 20 भुजाओं वाली बंद आकृति में विकर्णों की संख्या तो कितनी? 20 गुणा 3 कम कितना? 17/2। 2 से काटोगे तो 10। कितना हो जाएगा? 170 विकर्ण। तो 170 आपका उत्तर आ गया। तो अब आप एक चीज बताओ, ये सरल हुआ क्वेश्चन कठिन हुआ? सरल लगा क्वेश्चन कठिन लगा? जैसे मैं देखो आपको एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ, 12 भुजाओं वाले के लिए बताओ, तो आप तुरंत करोगे 12 गुणा 3 कम यानी 9/2। 2 से काटा तो 6 नाम 54 भुजा। तो आप सॉरी 54 विकर्ण, 54 विकर्ण आप बता दोगे इसके अंदर। तो अब ये बताओ कि ये सरल हुआ कठिन हुआ? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई ये तो सरल हो गया। फिर आपकी थोड़ी सी एक इच्छा और होगी कि साहब एक सूत्र लिखाया आपने, इतना सरल हो गया, तो आपने बाकी के सूत्र हमारे क्यों खत्म किए? 15 सूत्र। फिर कई ऐसे भी सोचेंगे कि साहब ये तो टीचिंग नहीं हुई, टीचिंग। तो फिर क्या हो गई? तो आप कहेंगे चीटिंग हो गई। क्या किया भाई? आप कहोगे साहब हमारे 14 सूत्र खा गए आप तो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये टीचिंग नहीं है, आपको चीटिंग नहीं है, ये टीचिंग ही है। क्योंकि ये सूत्र आपको धोखा देते हैं, इसलिए मैंने इनको खत्म किया। कैसे? ऐसे कि जो मैंने सूत्र लिखाया था ना, वो बताओ क्या था? मतलब इसमें यही प्रॉब्लम होती है सूत्र में। सूत्र से उत्तर तो आराम से निकल जाता संख्या लिखते ही, क्वेश्चन को समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उस सूत्र को ही याद रखना बहुत मुश्किल होता है। क्या सूत्र था? तो आप में से कई सारे स्टूडेंट बता देंगे, कई तो डायरेक्ट बता देंगे, कई कॉपी में टिप करके हाथों हाथ बता देंगे। क्या सूत्र हुआ? n इंटू n-3/2 ऐसे बता देंगे। यदि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पूछ लिया जाए ना, तो आप बता देंगे इस सूत्र को ऐसे कैसे। लेकिन एक बात पर आप विचार करो कि मान लो आपको 3 महीने बाद पूछा जाए ये सूत्र। एग्जाम में ऐसा ही होता है, जैसे आप आज तैयारी करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी हुई शाम को एग्जाम लग जाएगी। एग्जाम तो 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद ही लगती है, तो आपको लंबे समय तक उसको याद रखना पड़ता है। इसमें देखो 20% लोग तो इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो उसको याद रख लिया मान लो। बाकी लोगों के साथ क्या होगा?
तो इसका भी स्थापन हो जाएगा। कहीं कहीं तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, n गुणा n माइनस 2/3 कहीं होगा, तो ऐसे हो जाएगा ये सूत्र। 3 महीने बाद की बात कर रहा हूं। कई कहीं होगा यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देंगे, कहीं होगा यहाँ 2 हो जाएगा, कहीं होगा यहाँ 3 हो जाएगा, कहीं होगा इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। यानी ये सूत्र जो है ना फिसल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और होती है, ऐसे तो याद रखने की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, एक सूत्र आप याद करते हो ना तो आप याद रख सकते हो, लेकिन 2 सूत्र आप याद रखते हो तो इसको याद करने में आपको 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 सूत्र हो गए तो आपको परेशान करेंगे। मैं आपको एक्सपेरिमेंट से इस चीज को दिखाता हूँ, लेकिन आप पहले इस सूत्र को थोड़ा सा मजबूती से याद कर लो। एक ही लिखाया है तो वो आपको याद होना चाहिए। विकर्ण का सूत्र क्या था भाई? विकर्ण बराबर क्या था? n इंटू n माइनस 3/2। तो एक ही लिखाया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अच्छे तरीके से मजबूती से याद कर लें। वैसे ज्यादा सूत्र होने से क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली इधर समझाता हूं। जैसे इस टॉपिक के सूत्र थे, ये पड़े भाई बोरी भरे हुए सूत्र। तो आपको यदि कोई कहे कि साहब इसको याद कर लो, तो ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन कोई कहे कि एक तो आप ये याद करके बताओ, ठीक है। तो आपको अकेला ही पूछ रहा हूँ यही सूत्र, आप थोड़ी सी देर माथा पची करके और उसको इस तरीके से याद कर लेंगे कि आपको यदि कोई 10 मिनट बाद में भी पूछेगा ना तो आप इसको बता पाएंगे। हकीकत बता रहा हूँ इस चीज में, 10 मिनट बाद में भी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन यदि मैंने आपको ऐसे कहा कि एक तो ये याद करो और एक ये याद करो, तो आप इसको दोनों को एक साथ याद करेंगे तो आप 10 मिनट भी इसको याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोनों सूत्र आपस में, राजस्थानी भाषा में इनको ऐसे कहते हैं, घिच पिच हो जाते हैं। उसका क्या मतलब होता है मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है मैंने कि ज्यादा सूत्र हुए और आपस में मिक्सअप हो जाता है इसमें। लेकिन मैं आपसे ऐसे कहूँ कि यार एक तो ये याद कर लेना और एक ये याद कर लो और एक ये याद कर लो, तो फिर मामला गड़बड़ है। आप 10 मिनट में भी नहीं बता सकते। तो जो चीज आप 10 मिनट बाद में भी नहीं बता सकते, क्या सूत्र था बताओ, इधर वाला क्या था, ये क्या था और ये क्या था, साफ हो गया ना बिल्कुल। ये साफ हो जाते, तो 12-12 14-14 सूत्र टीचर लोग लिखा देते हैं और फिर वो याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये जो सूत्रों से पढ़ाते हैं ना जो मास्टर टीचर लोग, वो टीचिंग नहीं कराते, वो कराते हैं चीटिंग। कैसे? बहुत बड़ी चीटिंग करते हैं वो। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, इसको समझना आप एक बार। वो क्या करते हैं कि तुरंत एक सूत्र लिखा देंगे, जैसे कि एक सूत्र लिखा दिया, ये लिखा दिया, कितना था देख लो, देखिए आप, 360/22 कोण प्लस 2 गुणा 180। तो क्या था? 360/22 कोण प्लस 2 गुणा 180 बराबर क्या था? अंतःकोण योग। लिखना मत कोई भी, क्योंकि मैं तो डिलीट कर चुका इसको। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये चीटिंग होती है एक तरह से बहुत भयंकर, और इसको स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते। और एक चीज और है, ये जो चीटिंग का तरीका है ना, ये एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त है। तो किसी के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं तो ये वाजिब ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसी ने अलाउ कर रखा है कि ऐसे सूत्र लिखा दो, हमने भी लिख दिए। तो देखो फिर क्या होता है इसमें, चीटिंग कैसे होती है। ये सूत्र लिखा दिया और मैं आपको एक प्रश्न दिया कि बहिष्कोण, किसी भी बंद आकृति का बहिष्कोण 40 डिग्री हो तो उसका अंतःकोण योग बताओ। आप क्या करोगे? आप ऐसे कर दोगे, अंतःकोण योगी तो बताना है। आप पूरा का पूरा जो प्रश्न की 4 लाइनें 2 लाइनें होंगे ना, उसमें बाकी के सब तो बेकार हो गए, कोई नहीं पढ़ेगा उनको। केवल आपको एक चीज पढ़नी थी बहिष्कोण, और उसको उठा करके उसको घसीट करके सूत्र में डाल देंगे। 360/40 प्लस 2 गुणा 180 ऐसे करके, तो कितना है? 9 9 2 11, 11 से गुणा कर देंगे, कितना है? तो इस तरीके से आ जाएगा सॉल्यूशन इसका जो भी है ना, तो है 1980 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे आ गया ये तरीका। लेकिन अब बात ये है कि अब वो सूत्र नहीं हो तो सूत्र जैसे ही मान लो टीचर ने एक सूत्र लिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, और उससे संबंधित क्वेश्चन करवा दिया, हाथों हाथ जैसे ही वो स्टूडेंट को दूसरा क्वेश्चन देगा तो स्टूडेंट भी क्या करेगा, उसमें से एक संख्या लेकर के सूत्र में पटकेगा, उत्तर निकाल देगा। जब वो घर पे जाएगा ना, स्टूडेंट जब घर पे जाएगा तो क्या होगा, घर पे जाएगा तो वो कोई क्वेश्चन कर रहा मान लो, तो उसको याद नहीं आ रहा सूत्र, तो यहाँ पर चीटिंग करता है स्टूडेंट। कॉपी खोलेगा, उसमें सूत्र बांचेगा और उस क्वेश्चन वाला मान लिख दिया और उत्तर आ गया। वो अपने आप खुद के साथ चीटिंग करेगा, वो कहेगा कि यार मैंने तो उत्तर निकाल लिया, देखो आ गया मेरे को तो प्रश्न तो आ गया। तो इस भ्रम में वो भ्रम पाल लेता है कि यार प्रश्न का सॉल्यूशन तो आ गया, भाई प्रश्न आ तो गया, उसने उत्तर तो निकाल दिया, ऑप्शन में मिल गया उसका, लेकिन तब मिला है जब वो कॉपी में सूत्र को टीप करके लाया तब। फिर वो दोबारा शीट को निकाल लेता, तीसरी बार निकाल लेता है। जब वो एग्जाम हॉल में जाता है तो उसके पास में भी एक चीज नहीं है, क्या, सूत्रों वाली कॉपी। तो सूत्रों वाली कॉपी नहीं होती तो वहां जा करके वो क्या सूत्र था, पहला सूत्र क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, सारे के सारे बिखर जाते हैं, इधर के उधर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो होता है कि पूरी की पूरी तैयारी पानी के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से जो है उसका रिजल्ट खराब होता है। फिर स्टूडेंट घर पे आकर के क्या कहता है, तो सूत्रों से पढ़ के जाता ना, स्टूडेंट घर पे आकर के ऐसे कहता है, यार तैयारी तो बहुत जोरदार करके गया था, लेकिन पता नहीं एग्जाम हॉल में गया तो बीपी हाई हो गई। तो बीपी कैसे हाई होती है, उस सूत्र भूलने के कारण से बीपी हाई होती है, प्रेशर आ जाता है उस पर और वो क्वेश्चन कर नहीं पाता है। कई कई तो ऐसे कहते हैं यार रास्ते में कहीं ना कहीं चौराहे में पैर रख गया, जिसके कारण से पेपर खराब हो गया। तो चौराहे में पैर रखने के कारण से खराब नहीं हुआ, दो चीजों के कारण से खराब होता है पेपर, या तो एनसीईआरटी का सिद्ध करो या फिर एनसीईआरटी का ही सूत्र। तो यदि आप इन दोनों चीजों को छोड़ देंगे तो आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है वो अपन इसमें विसंभव का, विसंभव का पॉइंट जो है वो अपन अगली क्लास के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूं। एक बार, चलो अगली क्लास में सुनाएंगे यार, जोक भूल गया मैं तो सूत्रों के कारण से। शाम को